लेकिन ये भी चीज आपका क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो सकता है कि रिक्वेस्ट आपका होगा तो सेफ स्टेट जनरेट होगा नहीं, उसके लिए आपको इंटायर रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कोई इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। जैसे टुडे आई जस्ट गिव यू सम क्वेश्चन इन विच यू हैव टू सॉल्व द पर्टिकुलर आंसर, लाइक जस्ट मेंशन दैट। उसको लिखिए पहले क्वेश्चन इससे रिलेटेड, देखिए there are 3 resources are given to you। तो रिसोर्सेस एंड पर आपका क्या है, 3 तरह का रिसोर्स है यहाँ पर, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। और 3 प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस आर इज P0, P1 एंड P2। 3 processes are utilizing these resources and ये चीज दिया हुआ है, there are 5 units of each process, ठीक है ना। यानी रिसोर्स 5 units of each resource, यानी x, y और z ये 3 रिसोर्सेस है, तीनों रिसोर्सेस का 5-5 यूनिट है आपका। तो there is a particular scenario is given to you, there is allocation छोड़ रहा है, allocation is given to you and request is also given to you, allocation and request। तो allocation on x, y and z and request for x, y and z। तो अब यहाँ पर आपका 3 प्रोसेस है, P0, P1, P2। allocation given to P0, P1 is 1 to 1, 2 0 1, and 2 to 1, and request is given to you 1 0 3 0 1 2 1 2 0। Now the question is what? Just mention the question. Consider the following scenario. Consider the above scenario where the column allocates denotes the number of units of each resource type ऑनलाइन पढ़ाना नहीं है, ऑनलाइन ही बच्चा है, आप यहाँ बच्चे नहीं है। ये आज अभी आपको पता चला है, पहले ना आपको बच्चा को बताना चाहिए था। 1 मिनट रुकिए। देखिए हम बोल रहे हैं, consider the above scenario where the column denotes the number of units of each resource type allocated to each process। कंप्लीट कर देंगे, यस काम भी नहीं कर रहा है सही। allocated to each resource type allocated to each process
and the column request denotes the number of units of each resource type requested by a process in order to complete execution. अब इसमें क्वेश्चन आपका लास्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन इज कि विच ऑफ दीज प्रोसेसेस will finish लास्ट। यानी सेफ सीक्वेंस जो जनरेट होगा उसमें इसमें से कौन सा प्रोसेस सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना? दैट मीन्स कि P0 पहले एग्जीक्यूट होगा, P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, P2 पहले एग्जीक्यूट होगा, या आपका डेडलॉक होगा। ठीक है ना? तो जस्ट इसको सॉल्व करिए। आइदर P0, P1, P2 या तीसरा हो सकता है डेडलॉक। Now find out the solution. इसको हो गया? यस सर, हो गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, अवेलेबल। यस सर, अवेलेबल फाइंड कर लिए सर, टोटल इलेक्ट्रिक निकाल के। यस सर। तो अवेलेबल निकाल लिए इसका? यस सर, अवेलेबल निकाल लिए। अवेलेबल रुकिए एक मिनट, पूछने दीजिए। चलिए बाकी लोग भी ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। रोल नंबर 5 आदित्य राज। आदित्य राज ऑन करिए वीडियो। बाकी लोग सब लोग ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। तो
ऑन नहीं हो रहा है क्या जी? केवल शशि कुमार वीडियो ऑन रखते हैं, बाकी लोग ऑफ करके रखते हैं। If you are in the classroom, तो try to be interactive. Yes, प्रत्युष पुष्पम, ये तुम दरवाजा दिखा रहे हो जी अब। अब पंखा दिखाने लगे। हाँ चलिए बताइए प्रत्युष, हाउ यू कैन फाइंड आउट द अवेलेबल। यस यस आनंद बताइए, अवेलेबल कैसे निकाले? बैंकर्स एल्गोरिथम 2-3 बार रिपीट हो गया, मैंने भी बताया, इसके पहले भी फैकल्टी बताए। Safety algorithm is clear to you. Request algorithm is also clear to you. In this particular problem, you have to find out कि in a safe sequence, if safe sequence is generated, अगर safe sequence generate होता है इस 3 प्रोसेस के लिए, तो आपका कौन सा प्रोसेस लास्ट, अब ये लास्ट मिडिल फर्स्ट कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें लास्ट दे दिए, इसको ऐसा ही पूछा जा सकता है फर्स्ट कौन प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, मिडिल में कौन सा होगा, ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव में, तो उस क्वेश्चंस के लिए आपको सॉल्व तो करना ही होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में एलोकेशन दिया हुआ है, रिक्वेस्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अवेलेबल आल्सो, क्योंकि मैक्स नहीं भी रहेगा तो चलेगा, मैक्स को आपको यहाँ जरूरत नहीं। एलोकेशन अवेलेबल नीड के लिए क्या जरूरत है, नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए मैक्स माइनस एलोकेशन ना, तो इस क्वेश्चन में नीड का जरूरत है, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट दिया हुआ है, तो यू कैन यूज द रिक्वेस्ट एल्गोरिथम फर्स्ट। तो अवेलेबल कैसे निकाले हैं प्रिंस कुमार? सर अवेलेबल के लिए टोटल रिसोर्स माइनस टोटल एलोकेशन, यानी टोटल रिसोर्स आपका हो गया x के लिए 5, y के लिए 5 और z के लिए 5, ये ना। Yes. तो अवेलेबल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा अवेलेबल इज इक्वल टू 5 5 5 माइनस, अब x के लिए कितना यूज हो रहा है यहाँ पर 5 2 2 4 और 1 5, x 5 एलोकेट ऑलरेडी 5 किए हुए हैं, तो 5 y के लिए 2 और प्लस 2 4, यानी कि 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, यहाँ पर 1 2 और 2 है तो 5 हो गया, तो 5 के बाद 4 और z के लिए क्या है 1 2 3, यानी 3 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो यहाँ 3, तो फाइनली हमारा अवेलेबल क्या हो गया 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 3 2, दैट मीन्स x y z के लिए आपका अवेलेबल हो गया 0 1 2। तो नाउ यू हैव टोटल रिसोर्स, ना टोटल रिसोर्स का भी जरूरत नहीं है, यू हैव अवेलेबल, यू हैव एलोकेशन एंड द रिक्वेस्ट इज आल्सो अवेलेबल टू यू। तो यू हैव टू चेक आउट कि आपका जो रिक्वेस्ट जनरेट हुआ इसके बेसिस पर आपका जो है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस पहले एलोकेट होगा। तो P1 हाँ, तो कैसे आप कैसे चेक करेंगे अवेलेबल लेस देन और इक्वल टू रिक्वेस्ट, तो P1 होगा P0 होगा, ये कैसे पता चलेगा यस सर। P1 P0 आप चेक कैसे करेंगे, पहले अवेलेबल पहले है ना, रिक्वेस्ट अवेलेबल 01 पे रिक्वेस्ट चेक करेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो P0 का क्या है अवेलेबल आपका है 012 और P0 क्या है 103, तो ये 012 से ज्यादा है, यस सर। तो आपका P0 तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे P0 से आगे बढ़ेंगे P1, तो P1 का आपका है 012 और XYZ भी 012 है, तो ये आपका पहला प्रोसेस है जिसमें आपका रिक्वेस्ट जो है वो अवेलेबल जो है वो रिक्वेस्ट से लेस देन या बराबर, तो बराबर है, तो बराबर है, तब उस केस में आपका अवेलेबल क्या हो जाएगा अवेलेबल न्यू अवेलेबल फाइंड, तो नया अवेलेबल क्या हो जाएगा नया अवेलेबल सर प्लस 20 अवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर,
तो 213। नाउ P2 को चेक करिए। P2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए न्यू अवेलेबल आ जाएगा सर। लेकिन हाँ, उसके बाद तो ऑर्डर आपका लास्ट प्रोसेस कौन होगा फाइनली? P0 P0 P0, ठीक। यानी कि P सीक्वेंस में अगर आप जा रहे हैं तो P0, P1 और P2। तो P0 आपका एक्सेस नहीं हुआ तो P1, फिर P2 के बाद फिर आपका जो आपका अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो P0 इज योर फाइनल आंसर। नाउ अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना। नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है। P0 इज द करेक्ट। yes. Now mention the allocation. Question 2, allocation max is given to you. Again the resource is XYZ and there is 3 process P0, P1 and P2. Now 0, 0, 1. Now there is no request. 3, 2, 0, 2, 1, 1 and max is XYZ 8, 4, 3, 6, 2, 0 and 3, 3, 3. अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, XYZ और P0 टू एज इट इज अ रिसोर्स, और आपका प्रोसेस आपका जो है P0, P1, P2 है। तो रिसोर्स टाइप आपका हो गया XYZ और प्रोसेस आपका 3 हो गया इसमें P0, P1 और P2। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू along with the allocation and max some more information is there. So more information is what? There are 3 units of type X, 2 units of type Y and 2 units of type Z still available. यानी कि available is also given to you. Available matrix is also given to you. So 3 units of X, 2 units of Y and 3 units of X and 2 units of Y and 2 units of Z also. ठीक है ना? The system is currently in safe state. Now consider the following independent request for additional resources in the current state. तो अब यहाँ पर 2 तरह का रिक्वेस्ट दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2। तो इन रिक्वेस्ट 1 यहाँ पर है कि P0 रिक्वेस्ट 0, अब इसको उस तरह से लिख देते हैं, 0 यूनिट डिफरेंशिएट कर देते हैं। P0 रिक्वेस्ट 0 units of X, 0 units of Y and 2 units of Z। P0 का रिक्वेस्ट है। एंड एक रिक्वेस्ट 2 है P1 रिक्वेस्ट 2 units of X, 0 unit of Y and 0 unit of Z। So these are the 2 requests. Available is given to you, max is given to you, allocation is given to you. Now you have to check out कि which option is true, ठीक है ना। क्वेश्चन इज which option is true. The first option is, पहला ऑप्शन है only request 1 can be permitted. First option is this. Second option is only request 2 can be permitted. Option 3 is both request 1 and request 2 can be permitted. And fourth option is दोनों में से कोई नहीं होगा, neither request 1 nor request 2 can be permitted. ठीक है। Now find out which option is okay. सर यहाँ पे सर दोनों परमिटेड हो जाएगा सर। दोनों परमिटेड हो जाएगा। दोनों परमिटेड हो जाएगा सर। ठीक है, आप अपना आंसर, कंडीशंस और कंक्लूजन उसको कॉपी पर लिख के रखिए, हम पूछेंगे, देखेंगे अभी क्या क्या आपने लिखा है, किस बेसिस पर बोल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, बाकी लोग से ले लेते हैं। यस
आदित्य राज, तुम्हारा कैमरा काम नहीं कर रहा है। मनीष सत्यम, रोल नंबर 55। सर रीज्वाइन करते हैं फिर से। हाँ, सर रीज्वाइन करते हैं फिर से। रीज्वाइन कौन करेगा? सर हम कर रहे हैं रीज्वाइन। ठीक है, करो। और कौन कौन इसको ऑब्जर्व किए हैं? यस, रोल नंबर 58। ये सब कनेक्ट होके आप लोग बैठे हुए हैं क्या जी? रोल नंबर 51। (57) नंदिनी कुमारी। सब लोग कैमरा ऑन करो। मतलब आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट available with their device, they are connected only. तो I observed that कि जो अवेलेबल होंगे उनका ही अटेंडेंस बनना चाहिए। यस नंदिनी कुमारी, व्हाट इज योर कंक्लूजन? Because your device is connected but you are disconnected. Most of the students are disconnected, only their device is connected. So I just take the attendance after before end of the session, and who will respond me, then only the attendance is marked to that student. Otherwise the attendance is absent for the particular student. Because if you are not responding during classroom, that means it is determined that you are unavailable with the device, you are unavailable with the particular session. So unavailability is totally viewed in this particular session. So only 3, 4, 5 students are represent themselves, otherwise rest of the students are out of network area, only device are connected. प्रत्युष बताइए, बताइए तो कैमरा ऑफ हो जाता है, हैं? ठीक है, नंदिनी बताइए। बिकॉज सेशन बाय सेशन केवल होने से नहीं होता है, आई जस्ट वांट टू शेयर यू सम द पास्ट सेशन, यानी कि पास्ट सेमेस्टर सेशन। वी आर प्रोवाइडिंग पीडीएफ, वी आर प्रोवाइडिंग डिटेल्स, still some of the students are not aware about the particular contents. तो क्लास डिस्कशन का मतलब है कि केवल कॉपी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन बुक, ठीक है ना? तो डिस्कशन करने से बेनिफिट ये होगा आपको कि जहां पे डाउट्स है उसको डाउट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अब एल्गोरिथम कितना याद करिएगा, याद करने से कुछ होगा नहीं। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसको वर्कआउट जब तक नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा। तो अभी 2-3 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इस टॉपिक को नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस किया गया है, ठीक है ना? बैंकर्स एल्गोरिथम, आई एम जस्ट रिपीटिंग, आई रिपीटेड दिस टॉपिक, अर्लियर इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना? एंड देयर इज लॉट ऑफ वीडियो आल्सो देयर, बट स्टिल when the particular topic is discussed and algorithm is discussed, I expect from each and every student they just respond whenever any query is generated related to that topic. Only Sasi Kumar, Prince and the particular some of the Pratyush is not only responsible for responding of the particular query. I expect from all and each and every student. तो ये सारे लोगों से ये expectation होगा कि if any query is generated, if you have answer just share it. If you have no answer, then again share it by saying that I have no answer right now, but I will try in next time I will try. तो आंसर नहीं होने का मतलब नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। समझ में आ रहा आदित्य राज? यस सर। हाँ तो बताइए, अभी जो प्रॉब्लम दिए थे उस प्रॉब्लम में
दो रिक्वेस्ट, नया रिक्वेस्ट आया, इसके लिए रिक्वेस्ट एल्गोरिथम यूज करेंगे यार। ये दो रिक्वेस्ट, एक P0 के लिए आया और एक आपका P1 के लिए आया। तो P0 के लिए जो रिक्वेस्ट आया, इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली आप पहले तो क्या, जो आपका एग्जिस्टिंग आपका एलोकेशन है, मैक्स और एलोकेशन दिया है, तो पहले तो आप नीड मैट्रिक्स निकाल लेंगे। नीड मैट्रिक्स निकालने के बाद आपको, चूंकि यहाँ डायरेक्ट रिक्वेस्ट दिया हुआ है, तो रिक्वेस्ट दिया हुआ है तो क्या ये रिक्वेस्ट ग्रांट होगा या नहीं होगा, इमीडिएटली आप देखेंगे कि अभी अवेलेबल 322 है। यहाँ पर आपका P0 क्या है, 002 है। तो विदाउट परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन आप डायरेक्टली यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि 002 इज लेस देन 322 है ना। तो योर रिक्वेस्ट इज लेस देन अवेलेबल, या योर अवेलेबल इज, जो हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, जस्ट टेक द ओवरव्यू ऑफ दैट एल्गोरिथम। This one is the request algorithm. तो your request is less than or equal to need, तो need मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। need मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आदित्य राज? How we can find out the need matrix? What is the formula for that? सर नीड माइनस रिक्वेस्ट को होता है, रिक्वेस्ट वन। नहीं, मैक्स और एलोकेशन दिया हुआ है, तो नीड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? इसलिए बोले थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करिए क्लास में, नंबर ऑफ टाइम डिस्कस हो रहा है ये चीज। लेट्स सी, नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। तो मैक्स आपको दिया हुआ है, एलोकेशन दिया हुआ है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द नीड मैट्रिक्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो your max is given to you for each process, allocation is also given to each process। अगर अवेलेबल नहीं दिया होता तो कैसे निकालते आप? आपका अगर टोटल रिसोर्स पता हो तो अवेलेबल निकाल सकते हैं। अवेलेबल अभी 322 है, तो आप बता सकते हैं टोटल रिसोर्स कितना होगा? आदित्य बताइए, अभी जो करंट स्नैप है इससे देख के बताओ कि XYZ का टोटल रिसोर्स कितना होगा। कौन कौन बता सकते हैं? रेज द हैंड। यहाँ पर अवेलेबल दिया हुआ है, एलोकेशन मैक्स दिया हुआ है, आपको अगर पूछा जाए कि टोटल रिसोर्स क्या होगा, क्या बताइएगा? XYZ जो 3 रिसोर्स लिया गया है, इस XYZ का टोटल वैल्यू, X का कितना इंस्टेंस होगा, Y का कितना होगा यूनिट, और Z का कितना यूनिट होगा टोटल? शशि कुमार आप तो बता पा रहे हैं, बाकी लोग को भी कोशिश करने दीजिए। पहले जब टोटल रिसोर्स से हम अवेलेबल निकाल सकते हैं अगर एलोकेशन है, तो उसी फार्मूला को फॉर्मुलेट करना है। टोटल रिसोर्स का फार्मूला क्या होता है? टोटल रिसोर्स आपका जो अवेलेबल का फार्मूला आप निकालते हैं, अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल रिसोर्स माइनस एलोकेशन, यही करते हैं ना। तो अब अगर आपको टोटल रिसोर्स निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, इसी फार्मूला को आप फिर से फॉर्मुलेट कर देंगे। तो टोटल रिसोर्स TR अगर मानते हैं, इसको राइट साइड में रहने दीजिए, माइनस को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा? अवेलेबल प्लस एलोकेशन हो जाएगा ना। तो अवेलेबल क्या? टोटल अवेलेबल और टोटल एलोकेशन। तो टोटल अवेलेबल फॉर व्हाट? टोटल अवेलेबल फॉर X इंस्टेंस, Y और Z। तो टोटल अवेलेबल X का कितना होगा? अवेलेबल दिया है ना, यहाँ 3 है, 2 है, 2 है, यही है ना। और एलोकेशन कितना दिया हुआ है? टोटल एलोकेशन X का कितना है? इसको ऐड करिए, 5। 3 और 2 कितना होगा? 5। Y का कितना है? 2 और 1 3, और Z का कितना है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 5 + 3 8, 3 + 2 5, और 2 + 2 4, यानी टोटल रिसोर्स यहाँ पर 8 5 4। तो सपोज करो कि अगर अवेलेबल नहीं दिया रहता तो इसी 8 5 4 से आप अवेलेबल निकालते। 8 से आप इस 5 को सब्ट्रैक्ट करते 3 होता, 5 से आप इस 3 को सब्ट्रैक्ट करते 2 होता, और 4 से आप ये 2 को सब्ट्रैक्ट करते यहाँ पर 2 होता। तो एक फार्मूला से आप डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना सकते हैं ना। एक इस एक फार्मूला से आप टोटल रिसोर्स भी निकाल सकते हैं, एलोकेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एलोकेशन आपको हर प्रोसेस का चाहिए, टोटल रिसोर्स आपको सबका एक साथ चाहिए, एलोकेशन आप सबका एक साथ देखकर टोटल अवेलेबल निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ जब अवेलेबल दिया हुआ है तो टोटल रिसोर्स नहीं भी आपको पता है तो आप ये अवेलेबल निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल रिसोर्स भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल रिसोर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में टोटल रिसोर्स क्या होगा, तो अवेलेबल के बेसिस पर आप एलोकेशंस के को देखते हुए टोटल रिसोर्स निकालेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि दो नया रिक्वेस्ट आ गया। रिक्वेस्ट 1 में P0 के लिए एक रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट 2 में P1 के लिए एक रिक्वेस्ट आया। तो रिक्वेस्ट P0 के लिए जो रिक्वेस्ट आया, जस्ट चेक इट, 002 है। तो हमारा जो रिक्वेस्ट एल्गोरिथम क्या कहता है, रिक्वेस्ट एल्गोरिथम कहता है सबसे पहले रिक्वेस्ट को चेक करेंगे अवेलेबल से, क्या आपका रिक्वेस्ट अवेलेबल से कम या बराबर है। अगर कम या बराबर है तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नीड को चेक करेंगे। तो रिक्वेस्ट आपका जो है वो 002 है और ये 322 है, तो 322 से ये कम है, बराबर भी है, जहां पर 2 है वहां बराबर है, जहां पर 0 है वहां पर कम है। तो लेस देन और इक्वल टू दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका P0 के लिए। तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नीड चेक करेंगे। तो नीड ऑफ इसका कितना है, नीड ऑफ P0 कैसे निकालेंगे, नीड ऑफ P0 आफ्टर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लेने के बाद पहले तो जो है वो नीड ऑफ P0 इज मैक्स माइनस एलोकेशन होता है। तो एलोकेशन आपका चेंज होगा, तो पहले से नीड आपका P0 क्या है उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। इस रिक्वेस्ट के बाद फिर नीड आपका चेक होगा। तो पहले से नीड क्या है P0 का, नीड के लिए क्या करते हैं, नीड ऑफ, सबको अलग कर लेते हैं पहले। नीड मैट्रिक्स आपका जो है पहले से आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो नीड मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, P0 का क्या होगा, P1 का क्या होगा, P2 का क्या होगा, आप कैलकुलेट करके बताइए। नीड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, शशि कुमार बताइए। मैक्स माइनस एलोकेशन। मैक्स माइनस एलोकेशन। तो हर प्रोसेस का मैक्स भी यहाँ है, एलोकेशन भी यहाँ है, हर रिसोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर P0 का क्या हो जाएगा, 842, P1 का 300 और P2 का 122। ये आपका नीड मैट्रिक्स है। तो अब रिक्वेस्ट को चेक किया आप अवेलेबल से, तो दूसरा नेक्स्ट कंडीशन क्या था रिक्वेस्ट एल्गोरिथम में, कि आपको रिक्वेस्ट को अवेलेबल नीड से पहले चेक, अवेलेबल से कर लिए, अवेलेबल के पहले हमको नीड से चेक करना था, तो नीड को चेक किए। तो नीड आपका क्या है, नीड आपका P0 का क्या है, 842 जो है ये 002 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है सर। इसका मतलब कि रिक्वेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू नीड। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है नीड का, और ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तब उस केस में हमारा रिक्वेस्ट एल्गोरिथम क्या करता है, अवेलेबल, एलोकेशन और नीड तीनों को चेंज करता है। तो अवेलेबल आपका कैसे चेंज होता है, अवेलेबल में रिक्वेस्ट को घटाने से। एलोकेशन कैसे होता है, रिक्वेस्ट को जोड़ने से, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आप लेंगे तो एलोकेशन बढ़ जाएगा, वो उतना रिसोर्स और बढ़ जाएगा, यूज होने लगेगा, तो रिक्वेस्ट आपका ऐड होगा एलोकेशन में। और अवेलेबल में क्या है कि आपका जब रिक्वेस्ट आपका जब यूज हो रहा होगा तो अवेलेबल आपका क्या उतना संख्या कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके पास 3 चेयर है, 2 चेयर और यूज करने लगे तो 1 चेयर हो जाएगा ना, तो 3 में से 2 घटाएंगे, तो इसलिए यहाँ रिक्वेस्ट अवेलेबल में घट रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट एलोकेशन में बढ़ रहा है, क्योंकि वो जितना आपका अवेलेबल था उसमें 2 चेयर और आप एलोकेट कर दिए, तो 2 चेयर और आपका एलोकेशन हो गया, एलोकेटेड हो गया। तो एलोकेशन में रिक्वेस्ट ऐड होता है, अवेलेबल में रिक्वेस्ट सब्ट्रैक्ट होता है, और अगेन नीड मैट्रिक्स में रिक्वेस्ट सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये 3, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आपको ये 3 चीज चेकआउट करना है, और तब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सेफ होगा कि नहीं। तो अवेलेबल, नया अवेलेबल क्या हो जाएगा इसके केस में, अब नया अवेलेबल क्या हो जाएगा, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। तो नया अवेलेबल कितना है, 322 माइनस रिक्वेस्ट क्या है, 002, तो कितना हो गया ये 320, ये नया अवेलेबल हो गया। और एलोकेशन क्या हो गया, एलोकेशन हो गया एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट,
तो एलोकेशन आपका क्या है, P0 का एलोकेशन क्या है, 0 1, और रिक्वेस्ट क्या है 0 0 2। ये कितना हो गया 0 0 3। और नीड आपका क्या चेक हो गया, नीड इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट। तो नीड आपका पहले से क्या है 8 4 2 और रिक्वेस्ट क्या है 0 0 2। तो ये कितना हो गया 8 4 0। ये तीनों चीज चेंज हुआ। ये इसलिए चेंज हुआ क्योंकि P0 रिक्वेस्ट 0 0 2। अब ये चीज इतना करने का जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सिंपली देख लेंगे कि 0 0 2, ये 0 0 2 जो है इस अवेलेबल से कम है और 2 0 0 भी इस अवेलेबल से कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इतना प्रोसेस पूरे से रिक्वेस्ट एल्गोरिथम करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका रिक्वेस्ट 1 तो होगा ही, रिक्वेस्ट 2 भी होगा प्रोसेस। इसका मतलब कि बोथ रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 2 कैन बी परमिटेड। व्हाई? बिकॉज ये दोनों रिक्वेस्ट 1 आप नीड निकाल लिए। अब P1 का भी देख लीजिए, P1 का नीड कितना है 300 और यहाँ कितना है 200, यानी 200 इज लेस देन और इक्वल टू 300 होगा ना। यानी कि इसका जो रिक्वेस्ट है P1 का वो नीड से कम है या बराबर है। पहला कंडीशन अवेलेबल। अब अवेलेबल क्या है, अवेलेबल यहाँ 322 है। तो यहाँ से इससे भी चेक कर लीजिए इसको कि 322 जो आपका है उससे आपका ये 200 क्या है कम है। तो योर रिक्वेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, इसके लिए भी कंडीशन सही है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन जब सही है तो आपका एलोकेशन चेक होगा, अवेलेबल चेक होगा, नीड चेक होगा, लेकिन रिक्वेस्ट 1 और 2 अप्रूव तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो प्रोसेस होगा। क्योंकि अगर यहाँ ये चीज नहीं होता तो यहाँ डेडलॉक हो जाता। लेकिन यहाँ चूंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन नीड और अवेलेबल दोनों से चेकआउट हो गया, तो इसका मतलब है कि बोथ रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 2 कैन बी परमिटेड। क्लियर? हो जाएगा ना। ठीक, एक और दे रहे रुकिए। उससे पहले अब जो क्वेश्चन दिए थे, ये जो क्वेश्चन दिए थे इसको कौन कौन बनाए, क्योंकि इसमें हम लोग रिक्वेस्ट और सेफ्टी दोनों एल्गोरिथम डिस्कस किए थे। इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कौन कौन बनाए हैं? आदित्य बनाए हैं? नहीं बनाए, समय नहीं मिल पाया। प्रिंस बनाए हैं? सर नहीं बना। नहीं बना, तो यही तो दिक्कत है। अब ये नोटेशन कौन शुरू कर, जब काम करने के लिए कहता है नहीं वे नोटेशन शुरू कर रहे हो हैं। काम का चीज नहीं करोगे, बिना काम का चीज कौन कर रहे थे पता है? कुछ लिखना चाह रहे हैं, दे परमिशन। इसको कौन सॉल्व करेंगे ऑनलाइन, शशि कुमार को छोड़कर? प्रिंस नहीं बना तो आपको पूछना चाहिए था ना क्लास में शुरू होने से पहले। ये तो हम अपने लेवल से आपको। हाँ 1 मिनट। कहाँ पर दिक्कत आया बनाने में? नीड मैट्रिक्स निकालने में दिक्कत आया कि सेफ सीक्वेंस जनरेट होगा उसमें आया, या रिक्वेस्ट एल्गोरिथम में आया? मतलब सेफ्टी एल्गोरिथम में कंफ्यूजन था या रिक्वेस्ट एल्गोरिथम में? सर नीड मैट्रिक्स निकल गया था एंड सेफ सीक्वेंस सेफ स्टेट सर वो पता नहीं चल रहा, तो फिर हम सोचे प्रीवियस वीडियो में जाके भी तो ठीक है, तो वीडियो देख के भी बनाना चाहिए था ना। वीडियो इसका तो अभी पोस्ट नहीं हुआ होगा, बट कंटेंट तो शेयर कर दिए थे। प्रीवियस जो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ उसको भी देखकर आपको आइडिया मिलता। स्टिल देयर इज नो इशू। अब नीड मैट्रिक्स के लिए तो यहाँ पर मैक्स और एलोकेशन दिया हुआ है, डायरेक्टली आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं मैक्स माइनस एलोकेशन। तो नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए कोई आपको एफर्ट यहाँ नहीं लगाना है। सिंपली 4 रिसोर्सेस है, चारों रिसोर्सेस के अकॉर्डिंगली आपको मैक्स माइनस एलोकेशन करके नीड मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो नीड मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस माइनस एलोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो नीड मैट्रिक्स तो डायरेक्टली इससे फॉर्मुलेट कर लेंगे। नीड मैट्रिक्स
is equal to max of pi minus allocation of pi where I is equal to 1 2 3 4 5। तो अब यहां से आपका नीड मैट्रिक्स जो आपका निकालेंगे वो R1 R2 R3 R4 और ये I का वैल्यू आपका 1 से शुरू होगा 1 2 3 4 और 5, यानी ये नीड मैट्रिक्स ऑफ PI का ये फॉर्मूला होगा। तो नीड मैट्रिक्स ऑफ पर्टिकुलर PI, तो PI का जो भी I का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंगली सबका चेंज हो जाएगा। I का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगा, यानी नीड मैट्रिक्स ऑफ P1 P2 P3 P4 P5। और P1 के लिए I का वैल्यू 1 है, तो मैक्स ऑफ P1, तो मैक्स ऑफ P1 इज 3211। तो 3211 का मतलब हुआ कि 3211 और 2011 ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3211 माइनस 2011, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी 1 2 0 0, तो 1 2 0 0। क्लियर है? उसी तरह से P2 का क्या होगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2। P3 का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 minus 1 again 0, 2 minus 0 2 and 0 minus 0 0। P4 के लिए 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, 1 minus 1 0 और 0 0 0। अगेन P5 के लिए 2 minus 0, यहाँ 2 1 0 और 0। इस तरह से नीड मैट्रिक्स निकल गया ना। अब नीड मैट्रिक्स निकल गया तो आपको सेफ्टी एल्गोरिथम फॉलो करना है। तो सेफ्टी एल्गोरिथम के लिए सिंपली हम बताए थे, सेफ्टी एल्गोरिथम के लिए आपको केवल चेक करना है, सेफ्टी एल्गोरिथम में क्या चेक करना है शशि कुमार बताइए तो। सेफ्टी एल्गोरिथम के लिए कंडीशंस डाल दिए थे, नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, इफ नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, देन execute process and execute process करने के बाद check new available। तो how the new available is checked? The new available is equal to available plus allocation। allocation किसका? जो process allocation of executed process। तो एलोकेशन मैट्रिक्स आपका जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है उसका यहां देंगे। अदरवाइज अगर नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल नहीं है तो डू नॉट एग्जीक्यूट प्रोसेस, या प्रोसेस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, डू नॉट एग्जीक्यूट प्रोसेस एंड गो फॉरवर्ड, यानी कि नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उसमें आपको जाना है। तो यहाँ ये समझने में दिक्कत आ रहा है, क्लियर है कि नहीं Prince Kumar? Because rest of the students are not raising that, I think that most बाकी लोग कर लिए होंगे। तो ये मेन आपका सेफ्टी एल्गोरिथम में ये कंडीशंस क्लियर होना चाहिए कि once you find out the need matrix, then you have to check out that need matrix of each process with the available resource। तो available resource से अगर आपका need matrix less than और equal to है तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। क्यों? जैसे ये ठीक इसको ऐसे समझिए कि आपके क्लासरूम में 50 चेयर्स है और 50 चेयर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो नया कोई भी आपका स्टूडेंट आके बैठने की स्थिति में नहीं होगा। ये इसलिए है क्योंकि नीड है, अभी आपके 5 लोगों का और नीड है, लेकिन अवेलेबल एक भी नहीं है। आपके नीड से अगर अवेलेबल ज्यादा है, अवेलेबल कम होगा तो आप एलोकेट नहीं कर पाएंगे। जनरल कॉन्सेप्ट है यहाँ समझने का, याद भी नहीं करना है आपको। तो नीड का मतलब हुआ आवश्यकता, अवेलेबल का मतलब कि जो रिसोर्सेज आर अवेलेबल। So if the available is greater than need, only then the process will get executed, otherwise process never be get executed। तो आपका कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट तभी होगा जब अवेलेबल मैट्रिक्स यानी अवेलेबल रिसोर्स आपका जो है वो नीड मैट्रिक्स से ज्यादा होगा।
कम या बराबर होगा तो उस केस में आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, बराबर होगा तब भी एग्जीक्यूट होगा, और नीड आपका जो है वो कम होगा अगर अवेलेबल से, तब भी आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर नीड अवेलेबल से ज्यादा होगा तब आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। 2 बार तुम कनेक्ट हो रहे हो जी प्रिंस कुमार? स्नैप लेना है सर लैपटॉप से। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम क्लियर है तो आपका सेफ स्टेट अनसेफ पता चल जाएगा। रिक्वेस्ट एल्गोरिथम का जरूरत तब पड़ेगा जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नया रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है। उस रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए कि क्या ये रिक्वेस्ट के को लेने के बाद भी सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट जनरेट करेगा या नहीं, वो रिक्वेस्ट एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे हम लोग। अदरवाइज बिफोर प्रोसेसिंग एनी रिक्वेस्ट, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्नैप दिया हुआ, सिनेरियो दिया हुआ है, तो वहां सेफ्टी एल्गोरिथम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सेफ्टी एल्गोरिथम में आपका क्या है, 3-4 प्रोसेस था, क्या क्या था जी एक बार बताइए। P0 था ना पहले? नो सर P1 P0 था। का नीड मैट्रिक्स क्या है? P1 था सर। P1 था सर। अच्छा P1 था। यस। तो P1 का नीड मैट्रिक्स क्या है? 1200। 1200। यस। एक बार नीड यहाँ लिख लेते हैं। नीड ऑफ P1, P2, P3, P4, P5 क्या है बोल दीजिए तो। 1200। R1 R2 है या XYZ करके है? R1 R2 R3 R4। अच्छा R1 R2 R3 R4। इसका नीड मैट्रिक्स क्या है बताइए। सर P1 का है 1200। P2 का 0102 0020 2100 P5 2100। P4 यस P4 P5 दोनों सेम है। P4 P5 दोनों सेम है। यस। तो ये नीड मैट्रिक्स है। और अवेलेबल क्या है? अवेलेबल है सर 1120। 1120 ये दिया हुआ है। तो नीड आपका क्या है? नीड मैट्रिक्स आपका है 1200 और अवेलेबल क्या है? 1120। तो आपका जो नीड है वो लेस देन है अवेलेबल या ग्रेटर देन है? एक भी अगर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो नीड आपका क्या है? 1200। तो 1 तो इक्वल है, लेकिन R2 जो है 1 है और नीड है 2, तो ये R2 के बेसिस पर ये ग्रेटर हो गया। तो योर नीड मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन अवेलेबल, दैट इज 1200। ये जो है इसको हम लोग ग्रेटर देन बोलेंगे 1120। ठीक है ना? इसके बेसिस पर, एक R2 के बेसिस पर, क्योंकि R2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इस केस में P1 do not execute, go forward। नाउ P1 के बाद P2 है। P2 का नीड कितना है? 0102 और अवेलेबल कितना है? 1 से 1 है, ये 1 से 1 है, यहाँ 0 है, ये 1 है, यहाँ 1 सेम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 चाहिए, तो ये भी ठीक है। यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो ये एक 2 के चलते अगेन ये भी क्या हो गया? नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, दैट इज ये आपका हो गया 0102, ये ग्रेटर देन है 1120, क्योंकि ये जो लास्ट में 2 है ये यहाँ पर 0 रिसोर्स है, लेकिन इसको 2 नीड है, तो इसके चलते ये P2 भी P3 पर जाएंगे। P3 का क्या है? 0020। दिस विल नीड इज लेस देन इक्वल टू होगा ना, क्योंकि नीड आपका क्या है? 0020 और आपका जो अवेलेबल है वो 1120 है। तो 1 है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ 2 है और 2 ही चाहिए, 0 है 0। इसका मतलब है कि
सम ऑफ द केसेस में आपका लेस है और सम ऑफ द केसेस में आपका इक्वल है, यानी लेस देन और इक्वल टू दोनों एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो P3 गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एंड न्यू अवेलेबल यहाँ पर चेंज करेंगे आप, तो अवेलेबल इज नाउ, यानी ये एग्जीक्यूटेड के बाद का अवेलेबल चेंज है। एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिसोर्स को रिलीज कर देगा, तो रिलीज करेगा तो अवेलेबल बढ़ जाएगा ना। जो रिसोर्स को ऑक्युपाई करेगा, P3 का ऑक्युपाई किया होगा, उसको रिलीज कर देगा। तो इसलिए अवेलेबल में क्या है, जितना एलोकेशन है वो रिलीज होने के बाद एड अप हो जाता है अवेलेबल में। तो न्यू अवेलेबल इज अवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ P3। तो आपका अवेलेबल है 1120 और एलोकेशन आपका कितना है, इसका एलोकेशन ऑफ P3, जस्ट चेक आउट 1120, sorry 1100, 1110। तो अब नया अवेलेबल कितना हो गया, 2230। इसी को कंटिन्यू करेंगे, P3 के बाद P4 है अभी टाइम सर 1100 है सर P3 का 1100 है। यस यही है ना, P3 सर P3 1100, P4 का लिख लिए, ठीक ठीक 1100 1100, ये हो जाएगा 2 ना। ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो P4 का नीड मैट्रिक्स कितना है, 2100 और अवेलेबल कितना है, अब अवेलेबल आपका हो गया 22220। तो 222 यानी कि R1 R2 R3 के लिए 2 रिसोर्स है, R4 के लिए 0 है। और यहाँ पर P4 में क्या चाहिए, R1 के लिए चाहिए 2 है अवेलेबल, R2 के लिए 1 चाहिए, 2 अवेलेबल है, यहाँ 0 चाहिए 0। इसका मतलब है कि P4 में भी आपका नीड जो है वो लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल है। दैट इज नीड आपको चाहिए 2100 और अवेलेबल आपका कितना है 2220, यही है ना। तो P4 गेट एग्जीक्यूटेड, और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अवेलेबल चेक हो जाएगा, क्योंकि वो जितना रिसोर्स को छोड़ेगा वो ऐड हो जाएगा। तो न्यू अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ P4, यानी कि जो भी एलोकेशन P4 का है, तो नया अवेलेबल हो गया 220 प्लस एलोकेशन ऑफ P4 कितना है 1110, 1110। तो 1110 दैट इज 3330। नाउ P5 के केस में नीड कितना है 2100 और ये हो गया 330, तो ये भी हो जाएगा। तो दैट इज नीड इज क्या है 2100 is less than or equal to 3330. So P5 get executed or available is check out here. Available is equal to available, yani current available plus allocation of P5. So current available is 3330 or allocation of P5 is 0001, P5 अच्छा 0001, तो ये हो जाएगा आपका 3331। नाउ अब 331 होने के बाद ये आइट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आइट्रेशन 1 यू जस्ट चेक आउट कि आपका कितना प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में आ गया, यानी योर सेफ सीक्वेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आइट्रेशन 1, योर सेफ सीक्वेंस होल्ड हाउ मेनी प्रोसेस, कौन कौन प्रोसेस P3 P4 P3 हाँ,
P3, P4, P5. That means P1 और P2 is awaited. अभी भी इसका कंप्लीट होना बाकी है स्टेप सीक्वेंस में. P1 आएगा या P2. तो आइट्रेशन 2 यहां से शुरू होगा. आइट्रेशन 2, ठीक है ना. इसके पहले जो किए हम लोग, दिस इज द आइट्रेशन 1, ठीक है ना. एटलीस्ट 1, 2 to 3 आइट्रेशन में ये कंप्लीट होगा. तो आइट्रेशन 2 में अगेन वी चेक आउट द P1. नाउ द नीड ऑफ P1 इज 1200 and your available is 3331. So need is less than or equal to available. Now that is need is 1200. ये आपका नीड मैट्रिक्स है P1 का. ये लेस देन होगा 3330. इसका मतलब है नाउ P1 गेट एग्जीक्यूटेड. In second iteration, the P1 get executed, and once P1 get executed, after execution P1 release the resources. जो रिसोर्स को वो यूटिलाइज कर रहा होगा उसको रिलीज करेगा. That's why we just check out the available. Available को इसलिए चेक कर रहे हैं. तो available is equal to what? Available plus allocation जो आपका allocated था रिसोर्स, allocation of P1. So now the new available is 3330 plus. What is the allocation of P1? Just check out. 2011. 2011. So 2011. तो new available is 331 हो जाएगा सर. हैं? 331 हो जाएगा सर अवेलेबल से. हाँ. 3 कैसे होगा? 5 सर ना? नो सर, प्रोसेस फर्स्ट में P1 में सर P5 का अवेलेबल 3331 है सर. आप वहाँ पे 3330 आप यहाँ थे. अच्छे हो. अच्छा उठा यहाँ सही तो यहाँ गड़बड़ कर दिए. ठीक. ओके सॉरी. 331 और ये हो जाएगा 5 3 एंड देन 4 एंड देन 2. 5342. ये आपका न्यू अवेलेबल हो गया. तो इसमें हमको लगता है P2 भी एग्जीक्यूट हो ही जाएगा. यस. नाउ P2 क्या हो गया? P2 का नीड कितना है? P2 का नीड सर 0102. तो अवेलेबल से कम ही है या बराबर है? क्या बोले? 0102. और आपका अभी जो अवेलेबल आपका करंट है 5342. यस सर. 5342. तो यहाँ पर आपका हो गया ये P2. नाउ P2 गेट एग्जीक्यूटेड. अब इसको जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो इसके लिए एक बुलियन टाइप ले लेंगे, ट्रू फॉल्स ले लेंगे, ठीक है ना. जब जो प्रोसेस आपका मार्क होते जाएगा उसको ट्रू करेंगे. इनिशियली सब प्रोसेस को फॉल्स करके रखेंगे. जैसे जैसे जो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होगा उसको ट्रू करते जाएंगे. तो एक बार जब सारा प्रोसेस ट्रू हो जाएगा तब उसके बाद आपका सेफ सीक्वेंस भी बनाते जाएंगे और एक बार सारे सेफ सीक्वेंस को प्रिंट कर देंगे. सी प्रोग्रामिंग में या C++ में वहां जब इसका कोड लिखेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम का, अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम व्हेनेवर यू डिजाइन द फंक्शन एंड इंप्लीमेंट आइदर इन C, C++, जावा, एनी लैंग्वेज. तो P2 गेट एग्जीक्यूटेड. यहाँ जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो उसका इनमरेटिव डेटा टाइप या बुलियन टाइप लिख देंगे. जो फॉल्स था P2 अब ट्रू हो गया. यानी उसका स्टेटस जो पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, फॉल्स था, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो उसको ट्रू कर दीजिए. तो P2 गेट एग्जीक्यूटेड. एंड अब जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अवेलेबल को चेक करेगा क्योंकि वो रिसोर्स को रिलीज करेगा. वो रिसोर्स आपका अवेलेबल में बढ़ जाएगा. तो एलोकेशन जो आपका है, एलोकेशन ऑफ P2 is added with the current available. So current available is 5342 and allocation of P2 is what? 1100. 1100. तो ये हो गया आपका 6442. Now check it. ये 6442 ही हम लोग यहाँ टोटल रिसोर्स निकाले थे ना? यस सर. नहीं निकाले हैं क्या? सर टोटल रिसोर्स दिया गया. टोटल रिसोर्स दिया था इसमें? दिया. यहाँ निकाले थे हम लोग, है ना? दिया हुआ है, टोटल रिसोर्स दिया हुआ है यहाँ पर. तो अब देखिए जब सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए तो वही टोटल रिसोर्स आपको मिलना चाहिए. तो ये भी आपका चेक पॉइंट है कि 6442 अगर आ रहा है इसका मतलब है कि आपका सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है.
आ गया ना 6442, यानी P1 से P5, तो सेफ सीक्वेंस फाइनली क्या हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट यही है ना कि सेफ सीक्वेंस जनरेट होगा कि नहीं, यस और नो। तो यस हो गया, सेफ स्टेट में है। और व्हाट इज थर्ड पार्ट इज व्हाट, सेफ सीक्वेंस। तो सेफ सीक्वेंस इज, तीन प्रोसेस तो ऑलरेडी हम लोग वहां पर लिखे थे, P3 P4 P5 हाँ P3 P4 P5, तो P3 P4 P5 एंड उसके बाद P1 एंड देन P2, दिस इज योर सेफ सीक्वेंस। यानी इन दिस सीक्वेंस द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड इन ए सेफ मैनर विदाउट एनी डेडलॉक। अब यहां तक का क्वेश्चन आपका इसमें था, इस क्वेश्चन में ये सेक्शन आपका इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस सेक्शन में जो है एक सेक्शन और ऐड कर दिया गया था कि अगर नया कोई प्रोसेस यानी रिक्वेस्ट P2 के लिए एक नया रिक्वेस्ट आएगा, तो अब यहाँ पर डेडलॉक आपको चेक करना है, क्या इस रिक्वेस्ट को भी सेफली एग्जीक्यूट किया जाएगा या डेडलॉक होगा। अगर डेडलॉक होगा तो डेडलॉक लिखेंगे, डेडलॉक स्टेट। अगर सेफ एग्जीक्यूट होगा तो सेफ स्टेट क्या होगा इस प्रोसेस के इंक्लूजन के बाद। तो आपको सबसे पहले तो रिक्वेस्ट एल्गोरिथम से चेक करना होगा कि ये डेडलॉक में होगा, प्रोसेस डेडलॉक क्रिएट होगा या सेफ स्टेट। तो पहले रिक्वेस्ट से चेक करेंगे, यानी रिक्वेस्ट से चेक किसको किसको करेंगे, नीड मैट्रिक्स और अवेलेबल। तो नीड मैट्रिक्स और अवेलेबल दोनों से अगर लेस देन होगा आपका रिक्वेस्ट, तब उस केस में तीन फैक्टर चेंज होता है, एलोकेशन, अवेलेबल और नीड। और ये तीनों चेक करने के बाद then you have to apply the same safety algorithm to check out what is the safe sequence generated for that process, for that particular request. अब हो जाएगा ना प्रिंस, ये चौथा हो जाएगा, इसको भी बताएं, हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पर क्या है कि अभी हम एक आध दो तीन चार प्रॉब्लम कर लिए, जरूरी नहीं है कि हम वो सारे प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल कर लें जो प्रॉब्लम आपको करंट में फ्यूचर में मिले। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा, यू हैव टू एनालाइज द एल्गोरिथम ऑन द सेम बेसिस। दैट मींस यू हैव टू चेक आउट द सेफ्टी एल्गोरिथम बाय द हेल्प ऑफ नीड मैट्रिक्स एंड द अवेलेबिलिटी, एंड वंस द पर्टिकुलर कंडीशन इज फुलफिल्ड देन यू कैन execute the process and check out the available। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर जनरेट हो रहा है तो रिक्वेस्ट को चेक करना होगा पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तो केवल नीड मैट्रिक्स उस प्रोसेस के बेसिस पर चेक होगा, एलोकेशन उस प्रोसेस का चेक होगा जिसका नया रिक्वेस्ट आया है, ठीक है ना, और अवेलेबल भी उसके अकॉर्डिंगली चेकआउट हो जाएगा। तो ये तीनों चीज को चेक करने के बाद एलोकेशन, अवेलेबल और नीड मैट्रिक्स, फिर से आपको वही सारा प्रक्रिया करना है जो सेफ्टी एल्गोरिथम में सारे प्रोसेस को चेक करने के लिए करते हैं। तो जो अभी किए वो इस प्रोसेस 2 के लिए जो रिक्वेस्ट आया उसके लिए भी क्या सेफ स्टेट जनरेट करेगा नहीं करेगा उसको चेक करना है। तो अब रिक्वेस्ट एल्गोरिथम को एक बार चेक करेंगे, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट एल्गोरिथम के लिए ये जो आपका स्टेप हम बताए हैं, ये स्टेप एक बार देख लेना है कि जो नया रिक्वेस्ट जिस प्रोसेस के लिए आया है वो नीड से कम या छोटा होना चाहिए, अवेलेबल से कम या छोटा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये तीनों चीज चेकआउट होगा उस प्रोसेस रिक्वेस्ट के लिए, और फिर आप न्यू स्टेट है सेफ में है या नहीं उसके लिए सेफ्टी एल्गोरिथम फिर से अप्लाई करेंगे। यानी कि आफ्टर चेकिंग द रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम यू हैव टू अप्लाई सेफ्टी एल्गोरिथम टू चेक आउट वेदर आफ्टर टेकिंग दैट रिक्वेस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट योर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। दैट मींस सिस्टम सेफ स्टेट में कब होगा, जब अगेन वो सारे प्रोसेस को सेफ सीक्वेंस प्रोवाइड कर देगा, यानी कि एक सेफ सीक्वेंस प्रोवाइड कर देगा जिस ऑर्डर में आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? क्लियर है तो प्रैक्टिस करिए, डू प्रैक्टिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल इन द बुक, एनी बुक, कोई भी बुक आप देखेंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आएगा यानी कि डाउट होगा, यू जस्ट रेज द डाउट ड्यूरिंग क्लासरूम, ठीक है ना, बिकॉज जस्ट साइलेंटली सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम इज नॉट अ interactive class. So I expect each and every student to raise the query related to the topic, ठीक है ना। a lot of query you have, हमारे पास बहुत सारा query है, लेकिन वो query आप जनरेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हमको ये लगेगा कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है ना। only I am generating query and you are giving the solution, that is not only way, you also generate some query and you can generate query once you go through that contents को जाएंगे। तो again in next class also I cross check the particular student, I just share this PDF in your group,
you just do some practice related to the Banker's algorithm problem, and if any doubts are there, then just raise the doubts in any session. Okay, thank you.